दोस्तों आज मैं आपको लॉयल्टीज़ जो कि प्ले है जॉन गाल्सवर्दी का ये पढ़ाने वाला हूँ। और ये प्ले अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है क्योंकि जॉन गाल्सवर्दी ने खुद कहा था द ओनली प्ले ऑफ माइन विच आई वॉज एबल टू से व्हेन आई फिनिश्ड इट नो मैनेजर विल रिफ्यूज़ दिस। ये बात इन्होंने कही थी, ये मेरा एकमात्र ऐसा नाटक है जिसको मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट के साथ कह सकता हूँ जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो कोई भी जो बुक मैनेजर होगा यानी कि जो भी प्रकाशन का मालिक होगा कोई भी इसे पब्लिश करने के लिए मना नहीं करेगा। तो दोस्तों ये इतनी बड़ी बात जॉन गाल्सवर्दी ने कही थी लॉयल्टीज़ को लेकर, और ये जो फैक्ट मैंने आपको बताया ये भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। और ये जो प्ले है लॉयल्टीज़ दोस्तों ये पब्लिश हुआ था 1922 में। कब पब्लिश हुआ था? 1922 में पब्लिश हुआ था। और सबसे बड़ी बात यह है जो सेंट मार्टिन थिएटर था, सेंट मार्टिन थिएटर पर लगातार 1 साल चलने वाला ये एक नाटक था उनके समय में। तो 1 साल चलने वाला नाटक, तो इतना ध्यान रख लेना कौन से थिएटर में? सेंट मार्टिन थिएटर में। तो अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लॉयल्टीज़ की समरी। आज मैं आपको इसकी स्टोरी बताने वाला हूँ। जो ये प्ले लॉयल्टीज़ है इसको आपको ध्यान से समझना है। दोस्तों ये जो स्टोरी है, कैरेक्टर्स आपके स्टोरी के साथ साथ ही क्लियर होते चलेंगे। ये जो स्टोरी है ये रोनाल्ड डेंसी की कहानी है। रोनाल्ड डेंसी जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं, और कहाँ से? एक मैजेस्टी सर्विस से रिटायर्ड हो चुके हैं रोनाल्ड डेंसी जो डीएसओ थे। और अब इनको जो है इस समय ये लग रहा है कि मैं अपनी आगे वाली लाइफ जो है वो कैसे लीड करूं। बड़े परेशान रहते हैं और इनको प्यार से रोनी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बड़े परेशान हैं जीवन को लेकर कि जीवन को कैसे व्यतीत करना है। लेकिन इनको 2 चीज़ों का शौक़ है, एक तो घोड़ों का शौक़ है और दूसरा स्त्रियों का शौक़ है। तो 2 चीज़ों का इनकी लाइफ में इनको शौक़ रहा। तो ऐसी सिचुएशन में ये अपने आप को सोचते हैं कि मैं अपने आप को इन दोनों चीज़ों में इन्वॉल्व कर लूँ। अब वो करते तो हैं ऐसा, लेकिन उसमें भी उनको बोरियत सी महसूस होने लगती है क्योंकि कोई लाइफ में एक्साइटमेंट नहीं आता। ना तो स्त्रियों के साथ उनको एक्साइटमेंट मिल पा रहा था और ना ही दूसरी तरफ उनको एक्साइटमेंट मिल पा रहा था जो हॉर्सेस थे उनकी तरफ। अब ऐसी सिचुएशन में उनको लगा कि क्या किया जाए। तो दोस्तों और वैसे भी जो उनका घोड़ों का घुड़साल था, जो अस्तबल था उनका, उसको देखा जाए तो उसको चलाना बड़ा कैड़ा काम था। और यही कारण था तो इन्होंने अपनी एक घोड़ी जिसका नाम था रोजमेरी फिली, उसको अपने दोस्त को दे दिया जिसका नाम था फर्डिनेंड दी लेविस। याद रख लेना दोस्तों, इन्होंने ये घोड़े का नाम है रोजमेरी फिली जो है, और जो इनके दोस्त थे उनका नाम क्या था? फर्डिनेंड दी लेविस। ध्यान रख लेना, फर्डिनेंड दी लेविस जो थे वो इनके फ्रेंड थे, उनको इन्होंने दे दिया। ठीक है ना, उनको इन्होंने उस घोड़ी को दे दिया। क्यों? कारण क्या था घोड़ी को बेचने का? ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कारण क्या था घोड़ी को बेचने का। तो कारण ये था कि इनके पास पैसे नहीं थे, इनके पास पैसे नहीं थे, तो इस वजह से इन्होंने उस घोड़ी को बेच दिया था। अब बात आती है दूसरी विमेन वाली, स्त्रियों वाली, कि भाई जो स्त्रियां थीं उनके साथ क्या रहा। तो इनको उनमें भी एक्साइटमेंट नहीं रहा था, उनमें भी एन्जॉयमेंट नहीं आ पा रहा था। और इसी वजह से उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था, रोनी ने ये डिसाइड कर लिया था कि अब वो सभी स्त्रियों से अलग हो जाएगा और वो एक ऐसी लड़की से शादी कर लेगा जो उनकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सके और जिसको जैसी वो लड़की चाहता है वैसी उसको मिल सके। तो रोनी ने डिसाइड किया मेबल से शादी करने का। तो दोस्तों इतना आपको क्लियर हो गया है जो मैंने आपको बताया। जो रोनाल्ड डेंसी जिनको रोनी के नाम से जाना जाता है, ये मैजेस्टी सर्विस से रिटायर्ड हैं, डीएसओ से रिटायर्ड हैं और इस समय अपनी लाइफ को आगे लीड करना चाहते हैं। इनके 2 शौक़ हैं, एक तो घोड़ों के बीच में रहना और दूसरा स्त्रियों के बीच में रहना। ये 2 शौक़ हैं, लेकिन इन दोनों शौक़ से अब ये ऊब से चुके हैं, एक्साइटमेंट नहीं आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में, और दूसरी बात पैसा भी बहुत खर्च हो रहा है और जो स्टेबल है उसको लीड करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो यही कारण था कि इन्होंने अपने जो एक इनकी रोजमेरी एक घोड़ी थी उन्होंने उसको किसको बेच दिया? अपने दोस्त फर्डिनेंड दी लेविस को बेच दिया था। और दूसरी तरफ इन्होंने शादी करने का डिसीजन लिया एक ऐसी लेडी के साथ जो इनको अप्रिशिएट कर सके, जो इनको एडमायर कर सके। तो इन्होंने मेबल नाम की एक स्त्री से शादी कर ली। अब दोस्तों मैंने आपको बताया
कि स्थिति तो बहुत इनकी खाने खराब वाली हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो स्नोबेरी थी, जो एक दिखावा जिसको हम कह सकते हैं, वो इनके पास से नहीं जा रहा था। अब तो इन्होंने, जो रॉनी है, इन्होंने क्या डिसाइड किया, इन्होंने अभी भी जो लंदन के जो क्लब्स थे उनमें, क्योंकि उस समय दोस्तों क्लब चलते थे, बहुत बोलबाला था क्लब का, तो क्लब में इन्होंने नौकरी करने का डिसाइड किया। ठीक है, कि वो क्लब में, सॉरी नौकरी नहीं, मेंबरशिप कंटिन्यू करने का इन्होंने डिसीजन लिया कि वो अपनी जो मेंबरशिप है उसको कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। और इसी बीच में अब क्या हुआ, इनकी मुलाकात होती है मेल्डन कोर्ट में अपने एक पुराने दोस्त चार्ल्स विंसर से। याद रख लेना, चार्ल्स विंसर कौन है, रोनी के फ्रेंड है। कहाँ मुलाकात हुई, मेल्डन कोर्ट में मुलाकात हुई। चार्ल्स विंसर से इनकी मुलाकात कहाँ होती है, मेल्डन कोर्ट में इनकी मुलाकात होती है। अब रोनी को ये उस समय ये पता चलता है कि रोनी ने जो हॉर्स किसको दिया था, डी लेविस को दिया था, और डी लेविस ने उसको क्या किया, डी लेविस ने उसको 1000 पाउंड्स में बेच दिया। कितने में बेच दिया, 1000 पाउंड्स में उसने उसको बेच दिया था। अब यहाँ पर जो रोनी है वो बड़ा परेशान हो जाता है जब उसको ये पता चलता है कि उसने 1000 पाउंड में वो घोड़े को बेच दिया जिसको उसने, रोनी ने उसको दे दिया था। अब यहाँ से दोस्तों ये जो लॉयल्टी है ना, ये डगमगा जाएगी। अब इस सिचुएशन में अब रोनी बड़ा परेशान हुआ कि वो करे तो करे क्या। ऐसी सिचुएशन में उसने जो है डी लेविस को भड़काना चालू किया। और भड़काना क्या चालू किया, इसने पहले तो एक बैट लगाते हैं दोनों, और बैट में जो रोनी है वो उससे क्या कहता है, वो उससे ये कहता है कि एक बैट लगाते हैं हम कि जंप करना है, और कितना जंप करना है, एक 4 फीट की हाइट से जंप करने के लिए कहता है कि इतनी हाइट जितनी कि बुक केस की हाइट थी, 4 फीट की हाइट थी दोस्तों, वहाँ से उसको जंप करने के लिए कहता है। और एज अ रिजल्ट जो रोनी है वो जीत भी जाता है। तो इतना याद रख लेना, एक क्वेश्चन आ सकता है कितने फीट की हाइट की जंप की बैट लगी थी, तो 4 फीट हाइट की जंप की बैट लगी थी, बुक केस के 4 के टॉप पर 4 फीट हाइट की, तो उसकी जंप की इनकी बैट आपस में लगती है। अब उसके बाद दोस्तों क्या होता है, दृश्य में चेंज आता है, और जो सीन चेंज होता है अब आता है ये आधी रात का सीन है। विंसर और जो उसकी पत्नी है, विंसर आप जानते हैं रोनी का फ्रेंड है, विंसर और उसकी पत्नी जो को डी लेविस के द्वारा उठा दिया जाता है, और डी लेविस चिल्लाते हुए ये कहता है कि मेरे 1000 पाउंड्स जो मैंने फिली को बेचकर लिए थे, वो पाउंड्स जो पैसे थे वो मैंने पिलो के नीचे रखे थे, लेकिन वो अब वहाँ से गायब है। अब डी लेविस कहता है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसकी खोज होनी चाहिए। अब विंसर जो थे, विंसर ने सोचा हाँ भाई बात तो सही है, तो पुलिस को बुला लिया जाए, और विंसर ने क्या किया, विंसर ने पुलिस को बुला लिया। अब जो रोनी के फॉलोवर्स थे, रोनी को मतलब रोनी के साथ के जो लोग थे, चाहे वो विंसर हो चाहे उनके दोस्त हो, वो डी लेविस के अगेंस्ट चले गए, क्योंकि उनको लग रहा था कि डी लेविस ही बिल्कुल सही व्यक्ति है, डी लेविस गलत व्यक्ति है, और वो डी लेविस के खिलाफ चले गए कि डी लेविस उनकी इमेज को जो है खराब करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा यहाँ पर हुआ, क्योंकि रोनी से उनका ज़्यादा अटैचमेंट था, ये चीज़ याद रख लेना। अब इसके बाद दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा कास्टिसिज्म की भी बात की जाती है। रोनी डी लेविस को कास्टिसिज्म के बारे में, या मतलब उनकी कास्ट को लेकर यहाँ पर कुछ टिप्पणियाँ भी करते हैं, और इसके बाद दोनों जो ये साथी होते हैं, डी लेविस और रोनी, ये एक तरह से एंटी हो जाते हैं एक दूसरे के। अब लेकिन रोनी को भी लगता है, रोनी को जो है लगता है कि वो उससे बदला लेगा। अब बदले लेने के लिए वो क्या करता है, डी लेविस को चैलेंज करता है, और डी लेविस क्या करते हैं, डी लेविस भी उस चैलेंज के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन झगड़ा नहीं होता, दोनों के बीच में लड़ाई नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि जो जेंटलमैन होते हैं वहाँ पर, वो उनको रोक देते हैं, कहते हैं कि हमारी जो कंडीशन है, हमारी जो सोसाइटी है, उसमें इस तरह से बातें करना अच्छा नहीं लगता, इस तरह से आर्ग्यू करना और लड़ाई करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब उधर रोनी जो है अपनी पत्नी मैबल से वो ये कहता है कि अब वो नैरोबी जाना चाहते हैं, मतलब वो वहाँ से भाग जाना चाहता है एक तरह से, अपनी पत्नी को लेकर सारे जो फसाद चल रहा था, इस फसाद से वो बचना चाहता है। और जो उनकी पत्नी है मैबल को ये लग रहा है कि उनका जो हस्बैंड है वो बहुत ही ज़्यादा सीधा है। अब इसी बीच में
वो उनको ये कहती कि उनको यहीं पर रहना चाहिए, अगर जो वो सही है तो किसी वकील से बात क्यों ना करे। तो रॉनी क्या करता है, रॉनी को लगता है कि वकील से मैं बात करूंगा तो मैं अपने आप को खुद बिल्कुल वाइट कॉलर में दिखा पाऊंगा, कहने का मतलब मुझे ऐसा रिप्रेजेंट कर पाऊंगा कि मैं एक गुड मैन हूं। तो रोनी क्या करता है, रोनी एक कंसल्टेंट लॉयर से बात करता है, ठीक है, और डी लेविस के खिलाफ वो केस दर्ज कराने की बात करता है कि जो डी लेविस है। अब ये बात हो भी जाती है। अब उसी बीच में जो ट्विस्डन है, दोस्तों ध्यान रखना, ये जैकोब ट्विस्डन इनका पूरा नाम है। जैकोब ट्विस्डन जो होते हैं वो एक लॉयर होते हैं और वो इनकी तरफ आते हैं, जो रॉनी है रॉनी के फेवर में आते हैं। और इसके साथ साथ इनको ये पता है कि डी लेविस का जो पैसा है वो रॉनी ने ही चुराया है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका साथ देते हैं। अब जो रॉनी था, रॉनी को अपने गिल्ट पर बहुत ज़्यादा पछतावा सा यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों पर होने लगता है। और इवन जो उसके पुराने स्पेशली जो वीमेन से संबंध रहे थे और इटालियन गर्ल थी एक, उसके साथ भी उसका संबंध रहा था, तो उसको लेकर वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाता है और अपनी पत्नी को सोचता है कि वो किस प्रकार से उस सच को अपनी वाइफ को बता पाएगा। अब उधर जो है, जो उस इटालियन गर्ल के फादर हैं, वो भी रोनी को कहीं ना कहीं एक तरह से यहाँ पर इंसिस्ट कर रहे हैं कि उसने उनकी लड़की की जो ज़िंदगी है वो बर्बाद कर दी है। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इस तरह से होती हैं और जब स्थितियाँ बदल रही होती हैं तो जो रोनी के जो एडवोकेट हैं वो उसको ये सलाह देते हैं कि वो जो अपना केस है वो वापस ले ले, वो इस चीज़ को वापस ले ले। उधर जो है, जो डी लेविस है, डी लेविस को जब इस बारे में बात पता चलती है, डी लेविस को इस बारे में बात पता चलती है कि जो रॉनी है वो केस वापस लेने की सोच रहा है, तो डी लेविस अपने आप को सेफ महसूस करता है। वो सोचता है कि कम से कम चलो जो एक बदनामी का जो दाग मेरे ऊपर लग रहा था वो अब दूर हो चुका है, इस तरह से उसको फील होता है। अब दोस्तों इसी बीच में क्या होता है, इसी बीच में जो रॉनी है, रॉनी की जो प्रॉब्लम है वो अभी भी जैसी की तैसी बनी हुई है, क्योंकि उसकी जो पुरानी लाइफ की जो समस्याएं थी वो उसके सामने भी निकल कर आ रही थी और वो अपने गिल्ट से वो खुद को बचा नहीं पा रहा था। बहुत सारी चीज़ें हैं, वो बहुत सारी वहाँ से भाग जाना चाहता था, उस चीज़ से निकल कर भाग जाना चाहता था और इसी चीज़ के लिए वो अपनी पत्नी मेबल को तैयार कर रहा था। और तभी लेकिन उसको पता चलता है उसके बच निकलने से पहले ही, कि इससे पहले कि रोनी बच निकल जाता, वहाँ से भाग जाता, तो पुलिस वहाँ पर आ जाती है और पुलिस जो है एक अरेस्ट वारंट लेकर आई है रॉनी के खिलाफ। अब रॉनी क्या करता है, रॉनी अपने कमरे से बाहर की तरफ निकलता है, बहुत तेज़ी से बाहर की तरफ निकलता है और जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। और इससे पहले कि पुलिस ऑफिसर उसको पकड़ पाते, वो क्या करता है, वो खुद को ही शॉट डेड कर लेता है, यानी खुद को ही वो मार लेता है। और इसके बाद दोस्तों इस तरह से ये जो स्टोरी है ये खत्म हो जाती है। तो इस तरह से इसमें लॉयल्टी को इसमें रिप्रेजेंट किया गया। और लेकिन जिस लॉयल्टी की हम बात कर रहे थे दोस्तों, वो लॉयल्टी हमें कहीं भी नहीं दिखाई पड़ती। और इसमें जो ये लॉयल्टीज थे दोस्तों, इसको हम क्या कहेंगे कि रॉनी को कभी इस बारे में नहीं पता था कि वो और जो डी लेविस थे वो सोशल कन्वेंशंस के विक्टिम थे। किसके विक्टिम थे, ये क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कि जो रॉनी और डी लेविस थे किसके विक्टिम्स माने जाते हैं, सोशल कन्वेंशंस के विक्टिम माने जाते हैं। और यहाँ पर जो दोनों हैं, दोनों लॉयल्टी को लेकर चलते हैं, दोनों ही लॉयल्टीज़ को खो देते हैं। तो दोस्तों ये थी स्टोरी लॉयल्टीज़। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।